तो आप जितना एक बार कॉपी को करो। प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए हम सबसे पहले पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए, देखो एमआरएनए का मतलब है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए। अब एक बात ध्यान रखना, एमआरएनए जो फॉर्म है ना, वो जनरली देखे तो ये एक मैच्योर फॉर्म ऑफ आरएनए, मतलब एमआरएनए से पहले कुछ और भी बनता है। तो क्या होता है एमआरएनए से पहले जो बनता है, ध्यान से देखना, ये डीएनए मान के चलो, ये डीएनए, ये स्ट्रक्चरल जीन साइट थी, इधर से आरएनए निकला, ठीक है। ये आरएनए जो था वो एचएनआरएनए है। कौन सा है? एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। तो हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, ये हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए इमैच्योर फॉर्म है एमआरएनए की, यानी कि इस हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए के अंदर कुछ प्रोसेसिंग आएगी जिससे वो आगे किसमें चेंज हो जाएगा, एमआरएनए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एमआरएनए किससे बनता है, सभी आंसर करते हैं डीएनए। डीएनए से पहले बनता है एचएनआरएनए। उस एचएनआरएनए के अंदर कुछ प्रोसेसेस होती हैं जो उसको फर्दर इसमें चेंज कर देता है एमआरएनए, यानी कि एचएनआरएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान देना, प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए हमने पढ़ा है, तो यहां से लेके यहां तक एचएनआरएनए से लेके एमआरएनए तक 3 स्टेप्स होंगे। वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे? पहला होगा कैपिंग, दूसरा होगा स्प्लाइसिंग, तीसरा होगा कैपिंग, स्प्लाइसिंग और टेलिंग। एमआरएनए प्रोसेसिंग के ये 3 स्टेप्स हैं, कैपिंग, स्प्लाइसिंग और टेलिंग। अब मैं ये प्रोसेस बता रहा हूं कि कैसे होगी, ठीक है। ये बेटा ये न्यूक्लियस लेके चल रहे हैं सामने, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ये सारा काम चलेगा और न्यूक्लियस के अंदर ही ये डीएनए है, ठीक है। इसमें प्रमोटर साइट, स्ट्रक्चरल जीन साइट, टर्मिनेशन साइट, ये सारी साइट पता है आपको। और यहाँ से क्या बनेगा बेटा, आरएनए। लेकिन फिलहाल इस आरएनए को मैंने क्या बोल रखा है, एचएनआरएनए। इसका डायरेक्शन आप जानते हो, 5 to 3। कोई भी नया स्ट्रैंड, चाहे वो डीएनए का है चाहे वो आरएनए का है, उसका डायरेक्शन बनने का हमेशा 5 to 3 रहेगा। कभी भी आप फॉर्मेशन की डायरेक्शन 3 to 5 नहीं बना सकते। जैसे इसके अंदर पढ़ाया था, याद है आपको, ये 3 to 5 इसको रीड करो ना और बना 5 to 3 आता है, याद आ रहा है, कल ही पढ़ा है ये टॉपिक। यस। अब सबसे पहला स्टेप जो है वो है स्प्लाइसिंग, कैपिंग। कैपिंग कौन करता है? इस न्यूक्लियस के अंदर एक एंजाइम है, उसका नाम मैं बता देता हूं, ग्वेनोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम है। इसको न्यूक्लियर ग्वेनोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम, के नाम याद रखने बड़े जरूरी है। न्यूक्लियर ग्वेनोलिन ट्रांसफरेज, न्यूक्लियर ग्वेनोलिन ट्रांसफरेज इसका काम
इसके पास ये कैरी करता है, एक चीज को पकड़ के रखता है क्या, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। इसके पास एक नाइट्रोजन बेस है, कौन सा, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। अब इस एंजाइम का क्या काम हुआ, जो ये HNRNA बना है, ठीक है, ये एंजाइम इसके पास जो ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट है इसको 5' एंड जो है इसका यहाँ पर बाइंड करवा देता है। फंक्शन लिख लेना इसका, एंजाइम का ट्रांसफरेज वैसे तो समझ ही आ रहा है नाम से ही, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर वर्ड क्यों लगा है, न्यूक्लियस के अंदर है। ग्वानिन क्यों लगा है, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट है। ट्रांसफरेज क्यों लगा है, क्योंकि 5' ऑफ RNA पर ये बाइंड करवा रहा है। तो लिख सकते हो बाइंडिंग ऑफ ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट 5' एंड। Guanine triphosphate. Yes. जैसे ही guanine triphosphate ऐड होता है, 5' एंड पर ऐड हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कैपिंग बोलते हैं। कि यहाँ पर कैप लग गया है और वो कैप कौन सा है, guanine triphosphate। अब इसके साथ इसका दूसरा हाथ भी है, एक हाथ पे तो guanine triphosphate था, दूसरे हाथ पर इसके साथ अटैच होता है मिथाइल ग्रुप। तो ये मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच करवा देता है। अब इसको हम बोलते हैं मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम हो गया, मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो पूछा जाएगा कि जो कैपिंग होती है वो कैपिंग कहाँ होगी, 5' एंड पर। किस चीज की होगी, मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। एक क्वेश्चन और बनता है कि मिथाइल क्यों ऐड किया गया। आप केमिस्ट्री में सब पढ़ते हो, आई थिंक सबका केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा। केमिस्ट्री में मिथाइलेशन प्रोसेस किस लिए किया जाता है, किसी भी चीज को अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका अगर आप मिथाइलेशन कर रहे हो तो वो किस लिए कर रहे हो, हाँ बोलना जोर से बोलना, उसकी स्टेबिलिटी के लिए। मिथाइलेशन प्रोसेस हम उसको किस लिए करते हैं बेटा, स्टेबिलिटी के लिए। तो ये जो कैप लगा है ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, इसके साथ मिथाइल ग्रुप इसलिए ऐड किया जाता है ताकि ये जो कैप है ये स्टेबल रहे, 5'। यहाँ से कोई भी और एंजाइम एक्ट ना कर पाए। मिथाइल ग्रुप इसलिए ऐड किया है कि 5' से कोई भी दूसरा एंजाइम एक्ट नहीं कर पाए। अंडरस्टैंड। तो पहला प्रोसेस कैपिंग क्लियर है। जो आरएनए बना था HNRNA, इसको हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए बोला गया है, उसके 5' एंड पर कैप को बाइंड करवाया गया है। और कैप कौन सा है, वो मिथाइलेटेड गुआनोलिन। कौन सा एंजाइम ट्रांसफर करता है, न्यूक्लियर गुआनोलिन ट्रांसफरेज। एंजाइम का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट सेकेंड प्रोसेस। अब बेटा ये जो आरएनए है, अब इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, आप सेकंड स्टेप दिखा रहा हूं इसका। ऑलरेडी यहाँ पे कैप मैं लगा चुका हूँ, ठीक है, आप समझ जाना ये कैप इसी को। और कैप का हमेशा पोजीशन कौन सा एंड होगा, ओके। तो ध्यान देना मैंने कुछ चीजें उस बीच में देखो, यहाँ ग्रीन डॉट्स लगा दिए। तो क्या है इसका मतलब, क्या है। अब वो ये कह रहा है इस आरएनए का नाम हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए क्यों रखा, इस आरएनए का नाम HNRNA क्यों रखा। क्वेश्चन की आप खुद कर सकते हो कि इसका नाम HNRNA क्यों रखा गया। हेटेरोन्यूक्लियर, हेटेरो वर्ड कहाँ यूज करते हैं, जैसे होमो वर्ड किस लिए यूज करते हैं और हेटेरो, यस अलग अलग, यस बस अब इतने में आंसर आता है।
तो बोल रहे कि जो आरएनए में सीक्वेंसेस है, इसमें दो अलग अलग टाइप्स के सीक्वेंस। एक वो सीक्वेंस जो किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है, और एक वो सीक्वेंस जो किसी भी अमीनो एसिड या किसी को भी कोड नहीं करता। समझ रहे हो? एक तो है स्पेसिफिक सीक्वेंस जो कोड करेगा, और एक है वो सीक्वेंस जो शायद किसी को भी कोड नहीं करता। तो सोचो, एक बात ध्यान दो, जरा ध्यान देना, ये एक सीक्वेंस है कोड करेगा, ये एक सीक्वेंस है कोड करेगा, इन दोनों के बीच में जो सीक्वेंस है वो कोड नहीं करता। तो दो स्पेसिफिक सीक्वेंस, मान लो यहाँ से अमीनो एसिड बना और यहाँ से, तो वो अमीनो एसिड जुड़ पाएगा नहीं, क्योंकि इसके बीच में कुछ अलग आ रहा है। अगर ये सारे एक साथ होता, ये अमीनो एसिड बनाता, ये वापस में करता है, प्रोटीन बनने के चांस बढ़ते हैं। तो हमको क्या कह रहा है, हेटेरोन्यूक्लियर मतलब दो अलग अलग टाइप्स के सीक्वेंस। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस का नाम रख रहा है बेटा वो एक्सॉन, एक वो स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसका नाम रख रहा है एक्सॉन, और दो एक्सॉन के बीच में इंटरप्टिंग सीक्वेंस है। दो एक्सॉन के बीच में वो सीक्वेंस जो कोड नहीं करता है, इंटरप्टेड है, उसका नाम रख दिया बेटा इंट्रॉन। क्या नाम रख दिया? इंट्रॉन। ये देखो, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, इस तरीके से। तो हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए क्यों बोला? This RNA have the two types of the sequences. One is the specific known as exon, and one is the interruption between the two specific sequences known as intron. तो बेटा अगर इससे स्पेशल प्रोटीन बनाना है, तो क्या विद इंट्रॉन्स की प्रेजेंस पर आप वो स्पेशल टाइप का प्रोटीन बना पाओगे? नहीं। तो इसका सेकंड स्टेप है स्प्लाइसिंग, जो इंट्रॉन्स को रिमूव करेगा। तो सेकंड स्टेप रेटिकुलर का लिखना है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग स्टेप क्या है? नोट करना, स्प्लाइसोसोम करके एक एंजाइम है, ठीक है, स्प्लाइसोसोम बोल सकते हैं उसको, एंजाइम को हम। उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है कि वो इंट्रॉन्स को रिमूव कर देता है, ठीक है। स्प्लाइसिंग स्टेप है स्प्लाइसोसोम एंजाइम, स्प्लाइसोसोम एंजाइम रिमूव इंट्रॉन, तो इंट्रॉन को रिमूव करता है, यानी कि दो एक्सॉन के बीच में जो इंट्रॉन आ रहे हैं उनको रिमूवल के लिए स्प्लाइसोसोम एंजाइम है। अब ये रिमूव कैसे करेगा? ठीक है, ये रिमूव कैसे करेगा? ये स्प्लाइसोसोम एंजाइम ये स्प्लाइसोसोम एंजाइम है जो एक डाइन्यूक्लियोटाइड फॉर्म इंट्रॉन्स की को रीड करता है, और उसके लिए एक रूल होता है, और वो रूल होता है GUAG रूल। GUAG रूल पॉइंट समझना कि जो इंट्रॉन्स है वो डाइन्यूक्लियोटाइड होते हैं, और जो एक्सॉन होते हैं वो ट्राइन्यूक्लियोटाइड यानी कि कोडॉन्स, समझ लो ट्रिपलेट कॉर्ड वाले। अब स्प्लाइसोसोम जो है वो काम कैसे करेगा कि इंट्रॉन का शुरुआत में या तो जीरो, मतलब अगर किसी इंट्रॉन को पहचानना है तो उसका सीक्वेंस स्टार्टिंग होगा जीरो और उसका सीक्वेंस एंडिंग होगा एजी। इसलिए रूल बना दिया to identify the intron apply the GUAG डाइन्यूक्लियोटाइड रूल। इंट्रॉन कैसे पहचानोगे? उस इंट्रॉन का सीक्वेंस स्टार्ट होगा GU से, एंड होगा AG से, और इस रूल का नाम बना दिया GUAG रूल। यस, जरा ध्यान दो, इंट्रॉन की बात कर रहे हैं। ये बेटा GU और
और यहाँ AG। ये जो स्प्लाइसोसोम एंजाइम आया उसने यहाँ से कैप्चर किया GU को, यहाँ से कैप्चर किया AG को, एक तरफ से होल्ड कर लिया GU, एक तरफ से होल्ड कर लिया AU, AG OG प्रोटीन है। और यहाँ से उसने इसको पुश करके यानी कि पूरा जो इन बिटवीन सीक्वेंस था सारा रिमूव कर दिया। यानी कि जितने इंट्रोन्स दिख रहे हैं उन सब पर आपको क्या बाइंड करवाना है, स्प्लाइसोसोम एंजाइम। और ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इंट्रॉन को, बाय द अप्लाई ऑफ GU AG रूल। आइडेंटिफिकेशन बाय द GU AG रूल। दूसरा स्टेप स्प्लाइसिंग, पहले में गैप ऐड किया, दूसरे में इंट्रॉन्स का रिमूव किया, आगे कैसा बन गया ये, ऐसा ही होगा। कैसे ना, ग्रीन वाले सारे रिमूव कर दिए ना, ग्रीन वाले क्या थे सारे इंट्रॉन्स थे सारे। लास्ट स्टेप आ गया टेलिंग। आई थिंक ये तो तुम बता सकते हो, बड़ा आसान है। नहीं यहाँ पे टेलिंग का कोई, टेलिंग जो है ना उसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन होगा, इसलिए टेलिंग बड़ी दिया गया। स्टॉप कोडॉन का पर्टिकुलर फंक्शन है, इसलिए स्टॉप कोडॉन नाम दिया गया। टेलिंग को स्टॉप कोडॉन को टॉपिक में इंटरमिक्स मत कर देना। टेलिंग अलग स्टेप है, स्टॉप कोडॉन अलग स्टेप है। टेलिंग क्या है, जो ध्यान रखना, न्यूक्लियस के अंदर एक और एंजाइम है पॉलीएडिनाइलेज। क्या है, पॉलीएडिनाइलेज। अच्छा आप लोग पॉलीएडिनाइलेज के अलावा पॉलीग्वाइनलाइज भी होता है, पॉलीसाइटोसिनेज भी होता है। तो कितने भी नाइट्रोजन बेस सारे टाइप के एंजाइम मिलेंगे। भाई मेरे को कोई एडेनिन ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आपकी बुक में एडेनिन नाम की टेप बना रखी है, इसलिए मैंने एडेनिन का वर्ड लिया। यस, ये बिल्कुल लास्ट में एंजाइम एक्ट करता है, ये एंजाइम बिल्कुल लास्ट में एक्ट करता है। और क्या करेगा, यहाँ से लॉन्ग चेन बनाता जाएगा इसकी, एडेनिन 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 एडेनिन, बिल्कुल टर्मिनल पार्ट पर अटैक करेगा पॉलीएडिनाइलेज और वहां से लॉन्ग चेन बना देगा एडेनिन 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 की। और हो सकता है पॉलीग्वाइनलाइज आया होता तो ग्वानिन 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 की टेल बनती है। मतलब बुक में सिर्फ एडेनिन की टेल बता रखी है, लेकिन दिमाग में मत बिठा देना कि सिर्फ एडेनिन की बनती है। ठीक है, टेलिंग ग्वानिन की भी हो सकती है, साइटोसिन की भी हो सकती है, टाइमिन की भी हो सकती है, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ एडेनिन की ही बता रखी है, तो आपको मानना ही पड़ेगा कि एडेनिन की ही बनती है, कोई और चारा नहीं है। अच्छा हाँ 11th में सही है, सही है। एक और हमसे सुन लो, न्यूक्लियस में 4 होते हैं, न्यूक्लियर 4 बोलते हैं। कैसे नो, ये जो टेल है ये न्यूक्लियर 4 के साथ अटैच होकर इस पूरे आरएनए को साइटोप्लाज्म में ले जाता है। मतलब आरएनए जो है, अब ये एमआरएनए बन गए, अब ये एमआरएनए नहीं है, अब ये न्यूक्लियन रिमूव हो गए। लास्ट में एमआरएनए बनेंगे, ये सब पैरेलल। यस, अब देखो ये जो बन गए एमआरएनए, एंड में एचएमआरएनए में नाम ही नहीं रखा, क्या बात कर रहा था, अब ये एमआरएनए बन गया, इसको वैसे
मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। अब यहाँ से ये जो टेल है ये न्यूक्लियर पॉड के साथ कनेक्ट होकर सारे एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में ले आएगा। यानी कि अब ये वाला एमआरएनए कहाँ आ गया? साइटोप्लाज्म। अब ये क्या बनाना शुरू कर देगा? प्रोटीन। साइटोप्लाज्म में क्या बनना शुरू हो जाएगा? प्रोटीन। ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अब आप बोलोगे क्या सर ट्रांसलेशन प्रोसेस सिर्फ साइटोप्लाज्म में चलती है? नो, ट्रांसलेशन प्रोसेस occur in both nucleus as well as in cytoplasm because ribosome present in both. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी है और साइटोप्लाज्म। हां ग्रुप बड़े डेफिनेटली बड़े आएगा, बाद आएगा, वो भी आएगा, तभी आएगा, देने नहीं आता। तो ये तब तक वो प्रोटीन बनाएगा, ये तब तक प्रोटीन बनाएगा जब तक कि पूरा खत्म नहीं होगा। इसे खत्म कौन करेगा? यस, आपके साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम है जिसका नाम है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस देखो 5 डेज पे अटैक नहीं कर सकता। रीजन मिथाइलेशन स्टेबल, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था मिथाइल ग्रुप है। यहां तो कुछ है नहीं, तो ये न्यूक्लियस इसको काटता जाएगा, यहां से काटना शुरू करेगा। एडेनिन की कितनी लंबी टेल है, पहले एडेनिन, लेकिन प्रोटीन कहां से बनना है? कितने यहां से एडेनिन से पहले पहले। तो जैसे जैसे काटता जाएगा, जब तक जितनी लंबी टेल होगी उतने ज्यादा प्रोटीन। मतलब 24 घंटे तक अगर टेल ही बचती रही तो 24 घंटे तक ये प्रोटीन बनाता है। मतलब टेल का फायदा समझ आ रहा है कि जितनी ज्यादा लंबी टेल उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन, जितनी छोटी टेल उतना कम अमाउंट। तो टेल से यह न्यूक्लियस एंजाइम काटना शुरू करता है और सारा आरएनए जो था कंज्यूम होता है। लेकिन प्रोसेस तो कंटीन्यूअसली चल रहा है, नए एमआरएनए भी बन रहे हैं, भाग के आ रहे हैं, प्रोटीन भी बन रहा है, यूटिलाइज भी हो रहा है। ऐसा नहीं है ना, जैसे वही प्रोसेस है, आप खाना भी खा रहे हो, एक्सक्रीशन भी हो रहा है, सेम प्रोसेस। डीएनए से आरएनए भी बन रहा है, यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, मतलब कंज्यूम भी किया जा रहा है, खत्म भी हो रहा है, सारा प्रोसेस एज इट इज हो रहा है। ये प्रोसेस था बेटा एमआरएनए प्रोसेस, इसको बोलते हैं एमआरएनए प्रोसेस। किसी को दोबारा पूछना हो कोई स्टेप तो पूछ सकता है। एमआरएनए प्रोसेस देखो बुक के अंदर में जो डायग्राम दे रखा है वो न्यूक्लियस के अंदर वाला नहीं दे रखा, बुक में सीधा ही दे रखा है, क्योंकि बुक कहते हैं कि आप अंडरस्टूड हो ये जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस के अंदर ही है। ठीक है, तो बार-बार समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं टीआरएनए। हो गया क्लियर? अभी कितने मिल जाती है बता सकते हो? जैसे एचएनआरएनए से एमआरएनए बना था, टीआरएनए किसकी मैच्योर फॉर्म होता है? एसएनआरएनए। देखो टीआरएनए जो है वो एसएनआरएनए से बनता है, में लिखा हुआ है, बोल रहे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर स्मॉल न्यूक्लियर क्लोव लीफ शेप स्ट्रक्चर है। ये आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो क्लोव लीफ शेप स्ट्रक्चर है। इसके 4 बाइंडिंग साइट्स होते हैं, टोटल 4 ग्रुप होते हैं अगर देखा जाए तो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सॉल्यूबलाइज्ड आरएनए के नाम से भी जाना जाता है।
सोल्यूबलाइज हो जाता है। इसको मोस्ट सोल्यूबल आरएनए के नाम से हम जानते हैं। सोल्यूबल आरएनए, क्लोव लीफ शेप आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये सारे नाम हैं। ये कैसा आरएनए है, इसकी विशेषताएं तो जान लो पहले। ये कैसा आरएनए है जिसके अंदर मतलब पेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस और अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस दोनों होते हैं। मतलब इसके अंदर जैसे आप बोलते हो ना डीएनए के अंदर पेयरिंग होती है, बेस पेयरिंग, वैसे इस आरएनए के अंदर भी बेस पेयर और अनपेयर्ड बेस पेयर दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, एक जरा जनरल सा स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं आपको। इसका मैच्योर पार्ट हम पढ़ेंगे कि कैसे ये मैच्योर होता है। मैच्योर फॉर्म अभी जो 5 to 3 बताया है, ये पूरा ऐसे घूमता 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 3। अभी बोला इसका जो शेप है वो क्लोव लीफ के शेप जैसा है। देखो इसमें 3 तो लूप्स है, लूप्स बोल रहे हैं। सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, ये पेयर्ड है, पेयर्ड नाइट्रोजन बेस है सब में। लेकिन यहाँ बात करें इसके लूप के अंदर की बात करें तो ये अनपेयर्ड है, ये सब अनपेयर्ड है। इसके सेगमेंट में बात करें तो ये पेयर्ड है। 4 साइट्स है इसमें टोटल, 4 साइट्स है बेटे इसमें टोटल। पहली अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, दूसरी DHU लूप, डायहाइड्रोक्सीयूरिडेज एंजाइम की जो सिंथेसिस करता है DHU। तीसरी एंटीकोडॉन T साइट C लूप, एंटीकोडॉन लूप T साइट C, एंटीकोडॉन लूप और T साइट C लूप। बात ध्यान देना, कोडॉन और एंटीकोडॉन्स क्या होते हैं? कोडॉन्स और एंटीकोडॉन्स का जानना जरूरी है। एक पॉइंट बस इतना दिमाग में रख लेना कि कोडॉन्स जो है वो एमआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं। एक्सॉन जो आप बोलते थे, सीक्वेंस जो पर्टिकुलर कोड करता है उसे हम कोडॉन के नाम से भी जानते हैं। और उसका बिल्कुल एंटीकोडॉन कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा? टीआरएनए। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेसिंग है वो हम कल करेंगे, आज नहीं। ठीक है, एमआरएनए और आरएनए का प्रोसेसिंग कल हो जाएगा। एमआरएनए और आरएनए प्रोसेसिंग, किसी को यहाँ पर डाउट है अभी ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए प्रोसेसिंग में तो पूछ सकता है, अभी पूछ सकता है। प्रोसेसिंग